नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। रासायनिक खेती और उसके दुष्प्रभावों से हम सभी वाकिफ हैं। खेती में ज्यादा मुनाफे के लिए किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रासायनिक खेती के दूरगामी परिणाम को देखते हुए अब किसान वापस उसी राह पर चलना चाहते हैं जो प्रकृति में जाकर मिलती है। रसायन के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में लगातार कमी होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब भूमि बंजर हो जाती है। साथ ही इस तरह से तैयार होने वाली फसलें हमारे शरीर में कई तरह की व्याधियों का कारण बनती हैं। वहीं प्राकृतिक और जैविक खेती से प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करके खेत में गोबर की खाद, जीवामृत, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज से पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। इससे मिट्टी, पर्यावरण और हमारी सेहत सही बनी रहती है। इसीलिए सरकार अब प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। वहीं ज्यादातर किसान भी इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये वो समय है जब प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ रहा है। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक किसान इसे अपना रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। ऐसे ही कुछ किसानों से हमने बात की। इसमें कोई रासायनिक नहीं डालते हैं, कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं, गऊ आधारित खेती करते हैं। उसमें जीवामृत लगाते हैं, गौमूत्र का छिड़काव करते हैं, मट्ठे का छिड़काव करते हैं और नीमास्त्र बनाते हैं। उसका हम वो करते हैं। आलू करते हैं, आलू के साथ हम मसूर करते हैं, गेहूँ करते हैं, गेहूँ, सरसों करते हैं, सरसों के साथ मसूर भी हम लगाते हैं। मैं एक प्राकृतिक किसान हूँ। मैं चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से आया हूँ। मैं नेचर फार्मर 7 साल से करूँगा। मैं 2019 में मेरे को इधर इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मिला और ये साल 2022 में आई एम सेलेक्टेड फॉर फेलो फार्मर अवार्ड फॉर 2022। मैं बहुत खुश हो गया। ये अवार्ड आने को मुझे मैसेज दिया तो पोस्टल साइंटिस्ट। मैं ज़्यादा किसानों को नेचर फार्मिंग का इम्पोर्टेंस अवेयरनेस देती हूँ। नेचर फार्मिंग करने तो सॉइल हेल्थी होता है, सॉइल हेल्थी है तो और हेल्थ भी हेल्थी होता। वो बहुत इम्पोर्टेंस सब लोग दे रहा हूँ नेचर फार्मिंग का। केमिकल फ्री फार्मिंग बने तो ज़्यादा आदमी का ज़्यादा हेल्थ इश्यूज सॉल्व होता है। तो देखा आपने कि किसान लंबे समय से इसे अपनाते आ रहे हैं। इसके लिए जितना जरूरी इन तकनीकों को अपनाना है, उतना ही जरूरी पशुपालन करना भी। पशुओं से जहाँ दूध मिलता है, वहीं इनके गोबर गौमूत्र से प्राकृतिक खेती को आसान बनाया जाता है। इसीलिए डेयरी व्यवसाय लगातार फलता फूलता जा रहा है। वहीं इस बार के बजट में भी 2022-23 में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करेगी और इसकी पहल गंगा किनारे से होगी, जहां 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस रहेगा। प्राकृतिक खेती के साथ साथ जैविक खेती पर भी सरकार का जोर रहेगा और राज्यों से कहा जाएगा कि वो आधुनिक समय की जरूरत के हिसाब से जैविक खेती को प्रोत्साहित करने में मदद करें। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार
मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पशु ही हमारा असली धन है, इसलिए उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। अगर आप पशुपालन कर रहे हैं तो कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। खासकर अगर आप करना चाहते हैं बकरी पालन, तो आज हम इसी के बारे में देने वाले हैं आपको कुछ खास जानकारियाँ। बकरी पालन आप किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन सी विशेष सावधानियों का ख्याल रखना पड़ता है और कौन सी ऐसी अच्छी नस्लें हैं जिनको आप अपना सकते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हासिल कर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। तो आइए बकरी पालन के संबंध में लें कुछ खास जानकारियाँ। पशुपालन शुरू से ही हमारी आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति का पर्याय रहे हैं। खेती के साथ साथ पशुपालन आय का अतिरिक्त जरिया रहे हैं। लेकिन अगर कम स्थान और कम व्यय पर पशुपालन करना हो तो बकरी पालन सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। खासकर छोटे पशुपालकों में सबसे ज्यादा बकरी पालन का प्रचलन है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं होती। बकरी विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन यापन करने में सक्षम होती है। हालांकि तापमान में इजाफा होने के कारण इसकी उत्पादन क्षमता पर सीधा असर पड़ता है। इनसे उत्पादन मिलता रहे, साथ ही पशु हानि ना हो, इसके लिए जरूरी है कि किसान व पशुपालक कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे तापमान में बढ़त के साथ आहार का ध्यान रखें। तापमान बढ़ने से पशु की खुराक कम हो जाती है। आसानी से पचने वाले आहार को प्राथमिकता दें। पशु आवास में पानी की उपलब्धता बनाए रखें। आवास में साफ सफाई का ध्यान रखें। जितना संभव हो पशु को हरा चारा दें। पशुपालन शुरू करते समय स्थान के हिसाब से नस्ल का चुनाव करें। पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे, इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने लायक हो जाती है। एक बकरी 2 साल में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस तरह की संख्या में वृद्धि होती रहती है। ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं। इसके अलावा इनके आवास पर भी खास ध्यान रखें। गाभिन बकरियों को अंतिम 1.5 महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाने का मिश्रण अवश्य दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा न रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें। जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें। साथ ही टिंचर, आयोडीन या वोंकाडिन दवा लगाएं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसीलिए बकरियों के पोषण के लिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा दें। दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। इस तरह ध्यान देने से बकरी में मांस के साथ साथ
दूध में वृद्धि हो सकेगी। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है, उतना ही जरूरी सही जानकारी का होना भी है। और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है और पशुपालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो अभी आपने बकरी पालन के बारे में जाना। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मच्छर मक्खी जैसे बाह्य परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से करें। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें। जरूरत होने पर चिकित्सक की सलाह पर पशु के दूध, मूत्र, खून आदि की जांच करवाएं। आने वाले महीनों में पशुओं को पर्याप्त हरा चारा मिलता रहे, इसके लिए ज्वार, मक्का, लोबिया, सोरगम, बाजरा और सूडान जैसे हरे चारे की बुआई करें। पहले बोए गए हरे चारे जैसे बरसीम, जई आदि की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। हर मौसम में खिलाया जाने वाला चारा जैसे हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास इत्यादि की रोपाई पहले से तैयार किए गए खेतों में करें। गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए हरे चारे से साइलेज तैयार करें। पशुओं को उनकी शारीरिक स्थिति व आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण दें। एक पशु को 30 से 50 ग्राम खनिज लवण प्रतिदिन देना चाहिए। इस मौसम में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों से सुरक्षा देने के लिए टीकाकरण कराएं। गांव किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नया दौर के सफर में हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के पाली जिले में स्थित ग्राम पंचायत बर में और दिखाएंगे कि कैसे इस गांव ने अपनी जागरूकता और कड़ी मेहनत से देश में एक नई पहचान बना ली है। देखिए डीडी किसान पर नया दौर 21 मार्च सोमवार दोपहर 4:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक प्रगतिशील महिला उद्यमी से। जी हाँ, आज की जिन महिला उद्यमी से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे वो खेती किसानी नहीं करती, लेकिन मंदिरों में, पूजा घरों में चढ़ने वाले जो फूल होते हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से करती हैं, किस तरह से उनसे अलग अलग तरह के उत्पाद बनाती हैं और किस तरह इस क्षेत्र में आगे बढ़ के दूसरी महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करती हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये दास्तां। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है। इसे नियंत्रित करने के लिए जागरूकता और ठोस कदम उठाने पर कार्य किए जा रहे हैं। जिस तरह से समस्या के बनने में हर एक की भूमिका है, उसी तरह इसके निदान के लिए भी हर किसी को प्रयास तेज करने होंगे। हमारी सरकार और निजी संस्थाएं इस समस्या के समाधान में जुटी हुई हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा संदेश दे रहे हैं। आज हम जिन महिला उद्यमी की बात करने जा रहे हैं वो मंदिरों में उपयोग की जाने वाली चीजों को रिसाइकिल कर नए उत्पाद बना रही हैं। मैम, आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए। मेरा स्टार्टअप है कि हमारा देश जो है वो मंदिरों का देश है। हमारे देश में हर गली में मंदिर है और हर मंदिर में फूल चढ़ाया जाता है और वो इतना फूल, करोड़ों टन फूल रोज कूड़े में जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना उस वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर दिया जाए और हमने उन फूलों को रिसाइकल करना शुरू किया। हम गुड़गांव में काम करते हैं। गुड़गांव के 25 मंदिरों के साथ हम फूलों को रिसाइकल करते हैं और ये सारे हैंडमेड प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि आत्मनिर्भर बने और किसी भी वेस्ट चीज़ को हम वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने अपनी वेस्ट से वेल्थ में कन्वर्ट करके ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं और अपने भारत को स्वच्छ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब प्रोडक्ट्स के क्या क्या प्राइजेज़ हैं मैम? ये हमने बहुत ही कम रेट पे रखे हैं। जैसे हमने ये डेकोरेटिव पीस बनाया है जी। हम सभी अपने घरों में स्वास्तिक बनाते हैं, हमने इसको फूलों से बनाया है और इसका एक और फ़ायदा है कि वेस्ट से बन के बाद भी जब आप इसे हटाना चाहेंगे तो कूड़े में नहीं डालना, हम इसको कूड़े में नहीं डालेंगे, इसको खाद में बदल देंगे। अपने घर के किसी भी गमले में आप डाल दीजिए, ये खाद में बदल जाएंगे। और इसका प्राइस हमने 30 रुपीज़ पेयर ही रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है। और हम इस धूप बत्ती के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये धूप बत्ती जो हमने 16 तरह की जड़ी बूटियों के साथ बनाई है, जिसमें हमने लोबान, गूगल, कपूर, चंदन और इसमें 80% मंदिरों के फूलों को मिलाया गया है। इसी के साथ हमने इसका स्टैंड भी बनाया है। ये स्टैंड पे ऐसे रहती है और इसका जो ये स्टैंड है, ये स्टैंड भी मैम फूलों से ही बनाया गया है। तो ये भी आफ्टर यूज़ कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आरोही इंटरप्राइजेज मेरी कंपनी का नाम है और www.saveprithvi.com हमारी वेबसाइट है। आप वहां पर जाकर हमें सर्च कर सकते हैं। तो ये काम कर रही हूं और मेरी सोच ये कहती है कि मैं खुद नहीं पहुंच सकती हर जगह, लेकिन अपनी सोच को हर जगह पहुंचा सकती हूं। तो अपने जैसे हज़ारों खड़े कर दूं, क्योंकि हमारे देश में हर जगह इतना मंदिर है और उस हर मंदिर में फूल चढ़ रहा है। उन फूलों को रिसाइकल होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने जैसे अगर अपने देश में सैकड़ों हज़ारों खड़ी कर पाई तो मेरे देश में एक भी मंदिर में से एक भी फूल कूड़े तक नहीं जाएगा। पूनम मंदिरों से निकले फूलों, नारियल और अन्य पदार्थों का समुचित इस्तेमाल कर रही हैं। वो मानती हैं कि मंदिरों से निकले इन सामानों को सीधे फेंक दिया जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। और पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा और जुड़ गई इस काम से। वो दर्जनों मंदिरों से फूलों का संचय करती हैं और इनसे तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं, जिनमें मुख्य है भगवान की मूर्ति, धूप बत्ती स्टैंड, हवन सामग्री, दीपक, शुभ लाभ। पूनम बताती है कि जब इन उत्पादों को उपयोग के बाद पौधों या गमलों में डाला जाए तो ये प्राकृतिक खाद का काम करती हैं। हालांकि ये काम पूनम अकेले नहीं करती, उनके साथ कई महिलाएं काम करती हैं। साथ ही पूनम इस अनुपम काम के विस्तार के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित भी करती हैं। अब तक पूनम 500 से अधिक महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ सकें। पर्यावरण की रक्षा और स्वच्छता का संदेश देता पूनम जी का ये काम वाकई में काबिले तारीफ है। उनकी ये पहल हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे अच्छा उपहार होगा। पूनम जी जैसे लोग अपने प्रयासों से काफी हद तक इसे सफल बना रहे हैं, जो स्वच्छ और मेक इन इंडिया जैसे सपनों को पूरा करने में सार्थक कदम उठा रही हैं। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।